हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास का भाग 50 देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का सारा एपिसोड्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये लास्ट भाग है। और इसके पहले का सभी अध्याय या भाग बोल सकते हैं, हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल में। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 50। कुंवर विनय सिंह की वीर मृत्यु के पश्चात रानी जानवी को दुस्साहस दुगुना हो गया। वह पहले से कहीं ज़्यादा क्रियाशील हो गई। उनके रोम रोम में असाधारण स्फूर्ति का विकास हुआ। वृद्धावस्था की आलस्य पीड़िता यौवन काल की कर्म नेता में परिणित हो गई। कमर बांधी और सेवक दल का संचालन अपने हाथ में लिया। रानीवास छोड़ दिया, कर्म क्षेत्र में उतर आई और इतने जोश से वह काम करने लगी कि सेवक दल को जो उन्नति कभी न प्राप्त हुई थी वह अब हुई। दान का इतना बाहुल्य कभी न था और न सेवकों की संख्या ही इतनी अधिक थी। उनकी सेवा का क्षेत्र भी इतना विस्तृत न था। उनके पास नीच का जितना धन था वह सेवक दल को अर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने लिए एक आभूषण भी ना रखा। तपस्विनी का भेष धारण करके दिखा दिया कि अवसर पड़ने पर स्त्रियां कितना कर्मशील हो सकती है। डॉक्टर गांगुली का आशावाद भी अंत में अपने नग्न रूप में दिखाई दिया। उन्हें विदित हुआ कि वर्तमान अवस्था में आशावाद आत्मवंचना के शिकार और कुछ नहीं है। उन्हें काउंसिल में मिस्टर कलक के विरुद्ध बड़ा शोर मचाया, पर यह अनर्घ्य रोधक सिद्ध हुआ। महीनों का वाद विवाद, प्रश्नों का निरंतर प्रभाव सब व्यर्थ हुआ। वह गवर्नमेंट को मिस्टर कलक का तिरस्कार करने पर मजबूर ना कर सका। इसके प्रतिकूल मिस्टर कलक का पदवृद्धि हो गई। इस पर डॉक्टर साहब इतने झंझलाए कि आपे में ना रह सके। वही भारी सभा में गवर्नर को बैठ जाने को कहा। इस पर वह और अधिक गर्म हुए और प्रधान की भी खबर ली। उन पर पक्षपात का दोषारोपण किया। प्रधान ने तब उनको सभा भवन में ले जाने का हुक्म दिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मगर डॉक्टर साहब का क्रोध इस पर भी शांत न हुआ तो उत्तेजित होकर बोले, आप पशु बल से मुझे चुप कराना चाहते हैं, इसीलिए कि आपने धर्म और न्याय का बल नहीं है। आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया है जो गत 40 वर्षों में से जमा हुआ था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर न्याय बल का शासन करना चाहती है। आज उस न्याय बल की कड़ाई खुल गई है। हमारी आंखें से पर्दा उठ गया और हम गवर्नमेंट को उसके नग्न आवरणहीन रूप में देख रहे हैं। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल हमको पीसकर तेल निकालने के लिए, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए, हमारी सभ्यता को, हमारे मनुष्य की हत्या करने के लिए, हमको अत्यंत काल तक चक्की का बैल बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है। अब तक जो मुझसे ऐसी बातें करता था मैं उसके लड़ने पर तत्पर रहता था। मैं रिपन, हुर्म और बेंसियन आदि की कीर्ति का उल्लेख करके उसे निरंतर करने की चेष्टा करता था, पर अब विहित हो गया कि उद्देश्य सबका एक ही है, केवल साधनों में अंतर है। और वह कुछ न बोल पाए। पुलिस ने एक सार्जेंट उन्हें सभा भवन से ले गया। अन्य सभासद भी उठकर सभा भवन से चले गए। पहले तो लोगों का भय था कि गवर्नमेंट डॉक्टर गांगुली पर अभियोग चलाएगी, पर कदाचित व्यवस्थाकारों का उनकी वृद्धावस्था पर दया आ गई। विशेष इसलिए कि डॉक्टर महोदय ने उसी दिन घर आते ही अपना त्यागपत्र भेज दिया। वह उसी दिन वहां से रवाना हो गए और तीसरे दिन कुंवर भगत सिंह से आ मिले। कुंवर साहब ने कहा, तुम तो इतने गुस्सेवर न थे, यह तुम्हें क्या हो गया? गांगुली हो क्या गया? वही हो गया जो आज से 40 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। अब हम भी आपका साथी हो गया। अब हम दोनों सेवकों दल से कम खूब उत्साह से करेंगे। कुंवर, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे खेद है कि मैं आपका साथ ना दे सकूंगा। मुझसे वह उत्साह नहीं रहा। विनय के साथ सब चला गया। जानवी अलबत्ता उसकी सहायता करेगी। अगर
अब तक कुछ संदेह था तो पहले निवारण से उसे दूर कर दिया कि अधिकारी वर्ग सेवक दल से संसंग है और मैं ना उससे अलग रह सका और तो मुझे अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। अब यह निश्चय हो गया कि हमारे भाग्य की दास्तां ही लिखी हुई है। गांगुली, यह आपको कैसे निश्चय हुआ? कुंवर, परिस्थितियों को देखकर। और क्या, जब यह निश्चय है कि हम सदैव गुलाम ही रहेंगे तो मैं आपकी जायदाद क्यों हाथ से खोऊं? जायदाद बची रहेगी तो हम इस दीन अवस्था में भी अपने दुखी भाइयों से कुछ काम कर सकेंगे। अगर वह भी निकल गई तो हमारे हाथों का हाथ कट जाएंगे, हम रोने वालों के आंसू भी ना पोंछ सकेंगे। गांगुली, आहा, तो कुंवर विनय सिंह की मृत्यु भी आपके इस बेड़ी को नहीं तोड़ सका। हम समझा था कि आप निर्दयी हो गए होंगे, पर देखता था कि बेड़ी जयो का तयो आपके पैरों पर पड़ा हुआ है। पर अब आपको विनीत हुआ होगा कि हम क्यों संपत्तिशाली पुरुषों पर भरोसा नहीं करते। वे तो अपनी संपत्ति का गुलाम है, वे कभी सत्य का सागर में नहीं आ सकते। जो सिपाही सोने के ईंट गर्दन में बांधकर लड़ने चले जाते हैं वह कभी नहीं लड़ सकते। इनको तो अपने ईंट की चिंता लगा रहेगा और जब तक हम लोग ममता का परित्याग नहीं करेगा हमारा उद्देश्य कभी नहीं पूरा होगा। अभी हमको कुछ भ्रम था पर वह भी मिट गया कि संपत्तिशाली मनुष्य हमारा मदद करने में के बदले उल्टा हमको नुकसान पहुंचाएगा। पहले आप निराशावादी थे और अब संपत्तिवादी हो गया। यह कहकर डॉक्टर गांगुली विनम्र हो गया यहाँ से उठे और जानवी के पास आ गए तो देखा कि वह कहीं जाने की तैयारी बैठी है। इन्हें देखते ही विहिरित मुंह से उनका अभिवादन करती हुई बोली, अब तो आप भी मेरे सहकारी हो गए। मैं जानती थी कि एक न एक दिन हम लोग आपको अवश्य खींच लेंगे। जिन्हें आत्मसम्मान का भाव जीवित है उनके लिए वहाँ स्थान नहीं है। वहाँ उन्हीं के लिए स्थान है जो या तो स्वार्थ भक्त है अथवा अपने को धोखा देने में निपुण। अभी यहाँ 1-2 दिन विश्राम कीजिएगा, मैं तो आज की गाड़ी से पंजाब जा रहा हूँ। गांगुली, विश्राम करने का समय तो अब निकट आ गया, उनका क्या जल्दी है? अब अत्यंत विश्राम करेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे। जानवी क्या कहें, बेचारे सोफिया ना हुई नहीं तो उनसे बड़ी सहायता मिलती। गांगुली, हमको तो उनका समाचार वही मिला था, उनका जीवन अब कष्टमय होता, उनका अंत हो गया, बहुत अच्छा हुआ, पर ने वंचित होकर वह कभी सुख नहीं रह सकता। कुछ भी हो वह सती थी और सती नारियों का यही धर्म है। इंदु रानी तो आराम से है ना? जानवी, वही तो महेंद्र कुमार से पहले भी रूठ कर चली आई थी, अब यही रहती है, वह भी मेरे साथ चल रही है। उसने अपनी रियासत का सब प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहिए निश्चय किया है, उसका प्रधान आप होंगे, उसे रियासत में कोई संपर्क ना रहेगा। इतने में इंदु आ गई और डॉक्टर गांगुली को देखते ही उन्हें प्रणाम करके बोली, आप स्वयं आ गए। मेरा तो विचार था कि पंजाब होते हुए आपकी सेवा में भी जाऊं। डॉक्टर गांगुली ने कुछ भोजन और संध्या समय तीनों आदमी यहाँ से रवाना हो गए। तीनों का हृदय में एक ही ज्वाला था, एक ही लगन, तीनों का ईश्वर से पूर्ण विश्वास था। कुंवर भगत सिंह और फिर विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर वही सैर और शिकार है, वही अमीरों का चौचले, वही रईसों का अवंडन, वही ठाट बाट। इससे धार्मिक विश्वास से जड़ें उखाड़ गई है। इन जीवन से परे अब उनके लिए अत्यंत शून्य और अत्यंत आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लोक आसार है, परलोक भी आसार है। जब तक जिंदगी है हंस खेल कर काट दो, मरने के पीछे क्या होगा कौन जानता है। संसार सदा इसी भांति रहा है और इसी भांति रहेगा। उसकी सुव्यवस्था ना किसी से हुई है ना होगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्ववेदना, ऋषि मुनि मर गए और कोई इस रहस्य को पार ना कर सका। हम जीव मात्रा हैं और हमारा काम केवल जीना है। देशभक्ति, विश्वभक्ति, सेवा, परोपकार, यह सब ढकोसला है। अब उनके निरस्य व्यक्तित्व हृदय में इन्हीं विचारों से शांति मिलती है। इसी के साथ हमारा 50 अध्याय समाप्त होता है और हम लोग इस रंगभूमि उपन्यास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा
और यदि चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का नया नया रोज़ का एपिसोड, रोज़ इसी तरह उपन्यास आप लोगों को सुनने को मिले। तो मिलते हैं अगली नई उपन्यास लेकर, लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर दोबारा बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।